शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक टू बी कवर्ड होगा वो होगा समांतर श्रेणी, यानी कि पूरा का पूरा बेसिक और समांतर श्रेणी का एन। ठीक है, जो भी चीज आपको श्रेणी के अंदर दी जा रही है वो जो आपको दिए जाएंगे, ये पहला वाला, ये जो दूसरा, ये तीसरा, ये जो अलग अलग नंबर पर आपको चीजें दी जा रही है, ये क्या है? ये श्रेणी के पद होते हैं। a2 का मान है -1/2, d का मान है 1/2, -1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 0। आपके एपी का 10वां पद। बस अब यहाँ पर मान रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करके मान निकाल लो। देखो भाई, 8n कितना हो जाएगा तुम्हारा? a का मान कितना है भाई? a है हमारे एपी का प्रथम पद। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारी जो समरी सीरीज चल रही थी पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पे, उसका नेक्स्ट चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। और भैया देखो, बहुत सारे लोग ये वाली गलती करते हैं जो कि यहां पर भी हुई है। यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखी हुई है श्रेणी। ठीक है, और हम श्रेणी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं श्रेणी के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं हमारा समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम इस समरी सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिक हमारा समांतर श्रेणी जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इसमें से 110% मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारे मार्क्स 3 से 4 मार्क्स का, अगर ये तुम लोगों के सिलेबस में है तो 3 से 4 मार्क्स का जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत बेसिक से टॉपिक तुम्हारे यहाँ पर है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजों को शुरुआत करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है उसे समझेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसे समझेंगे, और आपका और क्या क्या चीजें हैं समांतर श्रेणी में उन्हें सॉल्व करते हुए देखेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में होगी। ठीक है, समरी जो होगी इस चैप्टर की भी 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि बिल्कुल बेसिक, और समांतर श्रेणी के प्रथम, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसके बारे में बात होगी। और अगली क्लास पूरी की पूरी होगी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में। ठीक है, प्रथम n पदों के योगफल के बारे में। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक टू बी कवर्ड होगा वो होगा समांतर श्रेणी, यानी कि पूरा का पूरा बेसिक और समांतर श्रेणी का n। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड्स में आता है, हर साल आता है और आएगा, 110% आएगा तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में, तो मिस मत करना। ठीक है, चलो तो कमर की पेटी बांध लो, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को छोड़ो, सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्या होती है। यार ये जो हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, इसमें श्रेणी क्या है? तो देखो, श्रेणी क्या होती है, जब आप किसी भी अनुक्रम में, यानी कि किसी भी क्रम में आप चीजों को, संख्याओं को या पदों को रखते हो। ठीक है, तो अगर वो क्रम कोई निश्चित एक पैटर्न फॉलो करता है, एक क्या कहते हैं, हमारा कोई निश्चित तरीके की चीजें फॉलो करता है, तो उसे हम बोलते हैं श्रेणी। अब जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर ये जो ब्लॉक्स आपके रखे जा रहे हैं, यहां पर ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? यहां पर आपका हर एक ब्लॉक के बाद जो अगला ब्लॉक रखा जा रहा है, ठीक है, उसमें कितने आपके 1 ब्लॉक प्लस होता चला जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं तुम्हारी, जैसे कि यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ये सब आपके दी गई संख्याओं के क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के पूर्ण वर्ग है। 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, 5 का पूर्ण वर्ग 25, या फिर आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यहां पर क्या, ये भी एक श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें हर पद निकालने के लिए आपको पिछले पद में क्या करना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, श्रेणी आपकी एक ऐसे अनुक्रम होता है, एक ऐसी हमारी सारणी होती है जहां पर आपका जो पद है वो एक निश्चित पथ को या निश्चित
हमारे पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी किस प्रकार की श्रेणी है। जैसे कि हम समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही होती है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का पैटर्न अलग होता है। फिर आती है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का पैटर्न अलग होता है। तो इनके बारे में हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है केवल समांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में देखो सिंपल सी चीज है, जैसे कि आपने सबसे पहली सीढ़ी पे लिखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे पहली वाली सीढ़ी पे लिखा है क्या, 50 सेंटीमीटर में से तुमने 3 घटाया, ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना आया, 47 सेंटीमीटर। फिर उससे पहली वाली सीढ़ी पे तुमने देखा, फिर 3 घटाया तो 44 सेंटीमीटर। उससे पहली वाली सीढ़ी पे तुमने फिर 3 घटाया तो 41 सेंटीमीटर। उससे पहली वाली पे फिर 3 घटाया तो 38 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में से 3 घटाना पड़ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही तुम यहां पर 32 में से 3 घटाओगे, तुम्हारे पास आएगा 29 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 29 सेंटीमीटर, ठीक है, सीधी सी बात। तो अब समांतर श्रेणी है क्या, तो देखो समांतर श्रेणी हमारा इस प्रकार की श्रेणी है जिसमें अगर तुम यहां पर देखोगे तो मैं यहां पर इसे अगर ये बोलने की जगह कि भैया हमने -3 मतलब 3 को हमने घटाया, यहां पर ये बोलने की जगह अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि यहां पर हर अगले पद को निकालने के लिए मैंने इसमें -3 को जोड़ दिया, तो क्या ये गलत होगा, क्या ये गलत होगा। देखो अगर मैं 38 में -3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। मैं 35 में -3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 32 में -3 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, हमारा 29 आएगा। तो यहां पर अगर हम ऐसे ना बोलकर कि भैया हमारा हर अगले पद को निकालने के लिए पिछले वाले में से हमने 3 घटाया, हम ऐसे बोल देते हैं कि हमने हर अगले पद को निकालने के लिए पिछले पद में -3 जोड़ दिया, ठीक है। हम इस चीज को ऐसे बोलते हैं, और इसी प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी, देखो श्रेणी में तुम्हें एक चीज तो समझनी पड़ेगी, पद क्या होते हैं, जो श्रेणी के अंदर दिए गए ये जो संख्याएं हैं या ये जो अंक हैं या ये जो भी चीज आपको श्रेणी के अंदर दी जा रही है, वो जो आपको दिए जाएंगे, ये पहला वाला, ये जो दूसरा, ये तीसरा, ये जो अलग अलग नंबर पर आपको चीजें दी जा रही है, ये क्या है, ये श्रेणी के पद होते हैं। ये क्या होते हैं, ये श्रेणी के पद होते हैं, ठीक है। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें पहले वाले पद को छोड़ दो, जो सबसे पहला पद होगा उसे छोड़कर बाकी अगले सारे पद निकालने के लिए तुम्हें पिछले वाले पदों में एक निश्चित अंक को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको हर अगला पद निकालने के लिए पहले वाले पद को छोड़कर हर अगला पद निकालने के लिए उसमें -3 को जोड़ना पड़ा, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं 1 3 5 7 9। तो यहां पर आपको हर अगला पद निकालने के लिए पहले वाले पद को छोड़ दो बस, ठीक है। उसके अलावा हर अगला पद निकालने के लिए आपको इसमें 2 को जोड़ना पड़ा, ठीक है। हर अगला पद निकालने के लिए आपको यहां पर 2 जोड़ना पड़ा, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारा समांतर श्रेणी का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, ये है तुम्हारा समांतर श्रेणी का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पर और कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया तुम्हें, 2 4 6 8 10। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, आपको हर अगला पद निकालने के लिए पहले वाले को छोड़ दो, हर अगला पद निकालने के लिए आपको क्या, हाँ, पिछले पद में 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हर अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में जो संख्या जोड़नी पड़ती है, ठीक है, हर अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में जो संख्या जोड़नी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सार्वांतर। क्या बोलते हैं भैया, सार्वांतर। तो अब इस चीज को अगर हम यहां पर ढंग से देखें, जो चीज हमने लिखी है वो क्या है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, बस किसे छोड़कर, पहले पद को छोड़कर, लिखा हुआ है स्पेशली पहले पद को छोड़कर, प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है,
ठीक है, मतलब कि आपका हर एक पद जो है पहले वाले को छोड़कर वो पिछले पद में जब आप एक निश्चित अंक जोड़ोगे तब प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर सदैव समान होता है, इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। मतलब कि आपका दो क्रमागत पदों का अंतर देखो, जैसे ये श्रेणी है, इसके दो क्रमागत पद ले लो कोई से भी, ठीक है, यहां पर तुम्हारा 3 और 5 ले ली, तो दो क्रमागत पदों का अंतर, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं यहां पर हमेशा, 5 में से 3 गया 2, 7 और 9 को ले लो, 9 में से 7 गया, दो क्रमागत पदों का अंतर देखो, 8 में से 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, दो क्रमागत पद, ये नीचे से शुरू हो रही है तो ये पहला पद है, बाद वाले पद में से पहला पद, तो 32 माइनस 35 माइनस 3, ठीक है, दो क्रमागत पद, 44 माइनस 43 माइनस 3। तो आप देख सकते हो ये जितनी भी श्रेणियां मैंने यहां पर लिखी वो उसमें दो क्रमागत पदों का जो अंतर आ रहा है वो हमेशा समान ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर आप समांतर श्रेणी की दो परिभाषाएं बोल सकते हो, या तो पहली क्या कि भैया देखो किसी भी श्रेणी में अगर आपका अगला पद निकालने के लिए, पहले पद को छोड़कर बाकी कोई भी अगला पद निकालने के लिए पिछले पद में एक निश्चित अंक अगर जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं हमारा समांतर श्रेणी। या फिर ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर हो उसे हम बोलते हैं समांतर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो जो निश्चित अंक यहां पर बोला गया ना कि पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़ा जाता है, ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, इस निश्चित संख्या को हम बोलते हैं सार्वांतर। या फिर आपका दो क्रमागत पदों का जो ये अंतर है, ठीक है, ये जो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सार्वांतर बोलते हैं। ठीक है, सार्वांतर को दर्शाया जाता है बच्चों डी से, ठीक है, और ये बराबर होता है क्रमागत दो पदों के अंतर के। ठीक है, दो क्रमागत पदों के अंतर के बराबर होता है हमारा सार्वांतर। सिंपल सी बात है। तो अगर तुम्हारे पास एक श्रेणी है, जैसे कि यहां पर तुम्हें अलग अलग श्रेणी दे रखी है, ठीक है, आप देखोगे इस श्रेणी में आपका पिछला पद निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए पिछले में एक जोड़ा जा रहा है, एक में दो जोड़ा तो एक में एक जोड़ा तो दो आ गया, दो में एक जोड़ा तो तीन आ गया, तीन में एक जोड़ा तो चार आ गया, ऐसे ही 100। अब देखो 100 में माइनस 30 किया तो 70 आ गया, 70 में माइनस 30 किया तो 40 आ गया, 40 में कितना आपका माइनस 30 जोड़ा तो आ गया। ऐसे ही देखो -3 में आपने कितना, आपने एक जोड़ा तो -2 आ गया, -2 में एक जोड़ा आपका -1 आ गया, -1 में एक जोड़ा 0 आ गया। ऐसे ही अब देखो 3 3 3 3 3, तो देखो 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया। तो सार्वांतर का मान अगर तुम देखोगे यहां पर, ठीक है, सार्वांतर का मान आपका देखो सार्वांतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि प्लस की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, सार्वांतर का मान तुम देख सकते हो -30 है, यानी कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या भी हो सकती है। ठीक है, और सार्वांतर का मान तुम यहां पर देख सकते हो तुम्हारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, सार्वांतर का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, तुम यहां पर देखोगे तुमने -1 में 0.5 जोड़ा, माइनस के 1.5 आ गया, -1.5 में माइनस के 0.5 जोड़ा 2.5 आ गया, 2.5 में माइनस के 0.5 जोड़ा तो माइनस के 2.5 आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम्हारा आप माइनस के 0.5 को जोड़ रहे हो तो तुम्हारा सार्वांतर जो है वो दशमलव में भी हो सकता है। ठीक है, सार्वांतर जो है वो दशमलव के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। सार्वांतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों के अंतर को हम सार्वांतर बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये तुम्हारा पहला पद है, ठीक है, हम जनरली दर्शाते हैं समांतर श्रेणी को A1 A2 A3 A4 की सहायता से। ठीक है, तो आपका जो सार्वांतर होता है, आपका जो सार्वांतर होता है वो हमेशा दो क्रमागत पदों का अंतर होगा, A2 माइनस A1, ठीक है, A3 माइनस A2,
ठीक है, A4 माइनस A3, ये होता है आपके क्रमागत पदों का अंतर, आपका सार्वांतर। और समांतर श्रेणी के केस में हमेशा जो सार्वांतर है वो बराबर रहेगा। समांतर श्रेणी के केस में तुम देख सकते हो जितने भी केस हैं यहां पर, हर केस में सार्वांतर यानी कि दो पदों का जो अंतर है वो बिल्कुल कैसा है, वो बराबर है। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो भैया यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें, थोड़े से बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी की और दो तीन चीजें पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जैसे कि समांतर श्रेणी को जो लिखने का तरीका होता है वो है ये, कि अगर तुम्हारे पास एक समांतर श्रेणी है, वो हो गई A1, हाँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 मतलब प्रथम पद, यानी कि पहला पद। A2 मतलब दूसरा पद। ठीक है, ऐसे ही A6 मतलब छठा पद। समझ रहे हो? तो ये होता है पदों को लिखने का तरीका। A6 मतलब पद, छठा पद, A4 मतलब चौथा पद। ठीक है, तो अब आपका, अगर मान लो किसी श्रेणी का प्रथम पद है A, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है A और उसका सार्वांतर है D, सार्वांतर है बराबर किसके, D के। ठीक है, तो वो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, सोच के देखो, वो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, क्या बनेगी भाई वो समांतर श्रेणी? सिंपल सी बात है, पहला पद तो ए ही है तो ए ही रहेगा। दूसरा पद, अब आपको हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में सार्वांतर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ए में डी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। ठीक है, अब अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में फिर से डी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस डी में जब तुम डी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी में जब तुम डी को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी कि डी प्लस डी कितना हो गया, 2D, तुम्हारा ए प्लस। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में डी को जोड़ दो। तो a प्लस 2D में जब तुम d को जोड़ोगे तो a प्लस 2D प्लस डी, यानी कि कितना हो गया, a प्लस 3D। और फिर ऐसे ही अगला पद निकालने के लिए फिर तुम इसमें d जोड़ दोगे तो a प्लस 4D हो जाएगा। फिर अगला निकालने के लिए a प्लस 5D, फिर अगला निकालने के लिए a प्लस 6D, और इस तरीके से तुम्हारी पूरी जो समांतर श्रेणी है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाता है तुम्हारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो तुम्हारा प्रथम पद अगर a है तो A1 अगर तुम्हारा a है, ठीक है, सार्वांतर d है तो a प्लस डी, दूसरा पद होगा a प्लस डी, तीसरा पद होगा a प्लस 2D, चौथा पद होगा a प्लस 3D। ठीक है, इस तरीके से, मतलब हर पिछले पद में क्या करोगे आप, A1 में d को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ गया AD। ठीक है, A2 में d को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ गया कितना, a प्लस 2D। ठीक है, तीसरा पद आ जाएगा। A3 में d को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे समांतर श्रेणी के जो पद हैं वो निकलते हैं, मतलब हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में हम डी को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और चेक करो कि अगर तुम्हारे पास दो पद हैं, मान लो प्रथम पद है तुम्हारा सार्वांत, प्रथम पद है तुम्हारा ए बराबर है ए, ठीक है, सार्वांतर है डी, या इसे भी छोड़ दो, मैं डायरेक्टली बात करता हूं कि अगर तुम्हारे पास तीन क्रमागत पद है, समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है, ए ई एस सी, तीन क्रमागत पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी
तब तब क्या होगा, उस केस में आपका हमेशा ध्यान रखना जो बीच वाले पद का दोगुना होगा, बीच वाले पद का, अगर ये 3 क्रमागत पद है तो बीच वाले पद का दोगुना हमेशा बाकी दोनों पदों के योग के बराबर होगा। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपके 3 पद जो है वो समांतर श्रेणी में है तो हमेशा याद रखना कि बीच वाले पद का दोगुना बाकी दोनों पदों के योग के बराबर होगा। जैसे कि तुम सोच के देखो, यहीं पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 3 क्रमागत पद ले लो, कोई से भी 3 क्रमागत पद ले लो। मान लो मैंने 3 क्रमागत पद लिए A2 A3 A4, तो इस हिसाब से A2 का दोगुना, A2 का दोगुना, A2 A3 A4 3 क्रमागत पद है, तो इस हिसाब से A3 का दोगुना 2 गुणा A3 बराबर आना चाहिए आपके बाकी दोनों पदों के योगफल के, यानी कि A2 प्लस A4 के, है ना। मैंने यही तो बोला भैया, आपके अगर 3 पद क्रमागत समांतर श्रेणी से हैं तो बीच वाले पद का दोगुना बाकी दोनों पदों के योगफल के बराबर होगा। तो देखो भैया, A3 का मान कितना है, A प्लस 2D, और A2 का मान कितना है, A प्लस D, A4 का मान कितना है, A प्लस 3D, 2A, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4D बराबर A प्लस A कितना हो गया, 2A, और D प्लस 3D कितना हो गया, हाँ जी, आ गया LHS बराबर RHS, समझ में आ गया। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास, ये मैंने केवल तुम्हें समझाने के लिए करा है, ठीक है, ये केवल और केवल तुम्हें समझाने के लिए था, यहां पर क्लियर हो जाए कि अगर तुम्हारे पास 3 पद हैं जो कि क्रमागत है, ठीक है, 3 क्रमागत पद है और तीनों के तीनों समांतर श्रेणी के पद है, ठीक है, तो 3 क्रमागत पदों में से बीच वाले पद का दोगुना, जो कि हमने यहां पर भी ट्राई करके देखा, वो बाकी दोनों पदों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, समझ में आ गया सबको। चलो अब देखो, समांतर श्रेणी का जो बेसिक था वो मैंने तुम्हें काफी हद तक समझा दिया है, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं और फिर सीधा nवें पद पर चलते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए, ठीक है। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है हमारा, प्रथम पद ये होगा हमारा A, जो कि समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। तो यहां पर प्रथम पद है 3/2, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हमारा सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है हमारा D, जो कि क्या होता है, सिंपल है, सार्वंतर बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1 कर लो, A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, 2 क्रमागत पदों का अंतर आपका सार्वंतर हो जाता है। मैं यहां पर A3 माइनस A2 करता हूं, तो A3 पहला दूसरा तीसरा पद कितना है, -1/2 प्लस, सॉरी, माइनस A2 का मान दूसरा पद, A2 कितना है, 1/2, तो एक -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे, -1/2 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस के 1 निकल कर आ गया, सीधी सी बात है। तो आपका सार्वंतर हो गया -1, ठीक है। पहला पद हो गया आपका 3/2 और सार्वंतर हो गया -1, ठीक है। 2 क्रमागत पदों का अंतर हमारा सार्वंतर होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस स्थिति की सूची बनानी है, ठीक है। क्या बनानी है, समांतर श्रेणी एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है किसे, समांतर श्रेणी को। तो अगर कहीं पर एपी लिखा है तो उसका मतलब समझ जाना, उसका मतलब समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका शॉर्टकट है ए, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और उसके बाद हर किलोमीटर का किराया 8 रुपए बढ़ जाएगा। तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, ठीक है, और उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपए बढ़ा दो, +8, तो 15 + 8 23, 23 + 8 31, ठीक है, 31 + 8 39,
39 प्लस 8 कितना भाई? ये हो जाएगा हमारा 43। 43 प्लस 8 कितना हो गया आपका 55। तो आप देख सकते हो यही आपका क्या हो जाएगा, यही दिए गए समीकरण की एपी हो जाएगी। ठीक है, यही आपकी दी गई समीकरण की दी गई स्थिति की, ठीक है, क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में आप क्या करोगे, आप 8 को जोड़ते हुए चलोगे, क्योंकि हर अगले किलोमीटर में पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए और उसके बाद हर अगले किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपए बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? किसी को यहां पर कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि श्रेणी में सार्वंतर क्या होगा, तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सार्वंतर बताना है -3, 0, 3, 6, 7। सार्वंतर बताना है 3 होगा, -3 होगा, 5 होगा या 0 होगा। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा विकल्प इस दिए गए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है? बहुत ईजी है, सार्वंतर निकालना है डी। A2 - A1 कर देते हैं इस बार। तुम A3 - A2 कर सकते हो, तुम A4 - A3 कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो क्रमागत पदों का अंतर, तो यहां पर A2 यानी कि दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 0, माइनस A1 यानी कि पहला पद कितना है, -3। तो हमारे पास आ गया D बराबर 0 माइनस माइनस हो गया +3 के, तो D का मान कितना आ गया, 0 + 3 आ गया 3। तो हमारे दिए गए समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना हो गया, वो आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूं ताकि तुम लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समांतर श्रेणी के वो क्लियर हो जाए। उसके बाद मास्टर 30 जो बैच है उसकी ऑलरेडी समांतर श्रेणी की वीडियो आ चुकी है, जहां पर मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं समांतर श्रेणी पर, तो वो देख लेना प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो निम्न में से कौन सी एक एपी है, हमें बताना निम्न में से कौन सी एक एपी है। तो जहां पर आपका क्या कहते हैं, जिस श्रेणी में आपका जो दो क्रमागत पदों का अंतर है वो समान रहेगा वही एपी हो जाएगी। पहला वाला देखो, सबसे पहले पहले वाले में D1 निकालेंगे, A2 - A1। ये कितना है भाई, दूसरे पद में से पहला, दो में से एक जाएगा, कितना आ गया, 1। ठीक है, D2 निकालो, A3 - A2। तो A3 - A2 का मान है 4, सॉरी A3 का मान है 4, A2 का मान है 2, तो 4 - 2 2। तो तुम यहां पर देख सकते हो D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के। और हम जानते हैं कि भैया समांतर श्रेणी के केस में तो सार्वंतर बराबर होना चाहिए, भैया यहां तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो मतलब गड़बड़ है, ये एपी। अगला देखो, अगले वाले में देखो D1 निकालोगे कितना होगा, A2 - A1, यानी कि 0 A2 है, A1 है -2। ये हो गया 0 - 2 माइनस 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 प्लस 0 + 2 कितना आ गया, 2। D2 निकालो, A3 - A2। ठीक है, A3 का मान है 2 माइनस A2 का मान है 0, तो 2 - 0 कितना आ गया, 2। ठीक है, आगे भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, यानी कि यहां पर दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो सदैव समान आ रहा है, यानी कि यही वाली श्रेणी तुम्हारी जो है वो क्या होगी, वो एक ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? चलो जी अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ए का मान तुम्हें दिया हुआ है कितना, ए है -1, डी है तुम्हारा कितना, 1/2। प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला पद क्या होगा, पहला पद A1 बराबर, ये तो ए ही होगा, पहला ही पद है। ठीक है, A2 क्या होगा, पहले पद में डी को जोड़ दो। ठीक है, यानी कि -1 + 1/2, -1 + 1/2 कितना होगा, एलसीएम लोगे 2 एकम 2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 हो गया -1/2। चलो भैया ये आ गया दूसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो गया तुम्हारा, तीसरा पद हो जाएगा तुम्हारा A2 में डी को जोड़ दो, तो A2 का मान कितना है, -1/2, इसमें डी जोड़ोगे 1/2, कितना हो गया, A2 का मान है -1/2, डी का मान है 1/2, -1/2 + 1/2 कितना हो गया, 0। तो ये लो भैया क्या आ गया आपका A3। A4 कितना आ जाएगा, A3 में डी को जोड़ दो। हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में सार्वंतर को जोड़ते हुए चलो, काम खत्म। तो 0 + 1/2, तो 0 + 1/2 कितना हो गया, 1/2। ये हो गया तुम्हारे इस एपी के प्रथम 4 पद।
प्रथम चार पद क्या हो गए, एपी के प्रथम चार पद हो जाएंगे तुम्हारे कौन कौन से, ये हो गए तुम्हारे -1, -1/2, 0 और 1/2। एपी के प्रथम चार पद जो आपने मांगे थे वो आपके सामने है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया समझ में, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो अब देखो ये क्या है भाई, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। फिर से वही चीज है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखने हैं। तो देखो प्रथम पद क्या है, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में प्रथम पद है तुम्हारा क्या, 3, और सार्वंतर क्या है भाई, इस बार कर लेते हैं A4 - A3। हमेशा ध्यान रखना आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है, दो क्रमागत पदों में आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो चौथा पद है हमारा -3 माइनस, तीसरा पद है हमारा -1, तो कितना होगा, -3 माइनस माइनस +1, -3 + 1 कितना हो गया, -2। हाँ जी, तो ये हो गया आपके डी का मान। ठीक है, प्रथम पद 1 और आपका सार्वंतर हो गया -2। दूसरा भाग भी हाथों हाथ कर देते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान है -5। ठीक है, डी का मान ले लेते हैं इस बार A3 - A2। तो A3 यानी कि तीसरा पद कितना है, 3, माइनस A2 यानी कि दूसरा पद कितना है, -1। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 माइनस माइनस +1, तो 3 और 1 4। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो बेसिक समांतर श्रेणी जो थी वो हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। बेसिक समांतर श्रेणी मैंने तुम्हें समझा दिया अच्छे से। ठीक है, अब बेसिक समांतर श्रेणी में से ही आते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, तो अब जरा अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब ये समांतर श्रेणी का nवां पद है क्या, तो देखो हम जानते हैं अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद बराबर है a के, ठीक है, और इसका सार्वांतर बराबर है डी के, तो आपका समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया A1 बराबर आई एम सॉरी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर हो गया हमारा किसके, ए के। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर हो गया ए के। दूसरा पद निकालेंगे हम A2, तो ये बराबर किसके होगा, A1 + D, यानी कि हमारा A1 का मान है A और D का मान है, A3 का मान कितना होगा भाई, A3 का मान होगा आपका A2 + D, यानी कि A + D, तो हमारा A2 है और D का मान आ गया D, तो कितना हो गया A + 2D। अभी देखते जाना जो यहां पर पूरी कहानी बनेगी। ठीक है, ऐसे ही A4 का मान A3 + D, ये हो जाएगा आपका A प्लस कितना, A3 का मान है A + 2D + D, ये हो गया A + 3। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको आपके पास पहले पद का मान आ गया, दूसरे पद का मान आ गया, तीसरे पद का मान आ गया, अब ऐसे ही आपको अगर चाहिए आपके nवें पद का मान AN, तो वो क्या होगा, तो इस चीज को हम एक पैटर्न से समझेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो इस पैटर्न को अगर आपने नोटिस कर लिया तो बहुत ईजी हो जाएंगे। देखो आपका जो मान है A, AP का जो प्रथम पद है A, आप लिख सकते हो A + 0D, लिख सकते हो A + 0D, 0 × D 0 हो गया, A + 0 A हो जाएगा। ठीक है, और इस 0D को क्या मैं ये लिख सकता हूं, A + 1 - 1 गुणा, लिख सकता हूं क्या, 1 - 1 0, 0 × D 0, A + 0 A। तो मैंने A को लिख दिया A + 1 - 1 गुणा D, क्यों लिखा अभी बताऊंगा। दूसरा पद है A + D, तो क्या मैं इस A + D को ये लिख सकता हूं A + 2 - 1 गुणा D,
क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 गुणा डी डी। तो a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी को अगर तुम हल करोगे तो a प्लस डी आएगा, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से क्या मैं a प्लस 2d को ये लिख सकता हूं, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, a प्लस 2d, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 गुणा डी 2d। तो a प्लस 2d को मैं लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1 गुणा। क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा, एक पैटर्न दिखेगा तुम्हें यहां पर। a प्लस 3d को क्या मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा तुम यहां पर पैटर्न नोटिस करो, क्या a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है भाई, a प्लस 1 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। a2 का मान कितना है, a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। a3 का मान कितना है भाई, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। a4 का मान कितना है, a प्लस 4 माइनस 1 गुणा। a5 का मान कितना होगा, a प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी। तुम नोटिस करोगे जिस पद का तुम मान निकाल रहे हो उसी में से 1 माइनस गुणा डी आ रहा है, ठीक है। जिस पद का तुम मान निकाल रहे हो उसी में से 1 माइनस, मतलब उसी में से माइनस 1 गुणा डी आ रहा है, ठीक है। a4 a प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी, a3 a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी, a2 a प्लस 2 माइनस 1 गुणा डी, a1 a प्लस 1 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। a5 a प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। ऐसे ही an a प्लस, यहां पर n है तो एक किसमें से घटेगा, एक किसमें से घटेगा, अगर यहां पर n है तो यहां पर एक भी n में से घटेगा, एक a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। और यही है तुम्हारे समांतर श्रेणी का nवा पद। हाँ जी, समांतर श्रेणी का nवा पद। अब इसकी सहायता से तुम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। an जो कि है समांतर श्रेणी यानी कि AP का nवा पद, ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब तुम्हें यहां पर देखो AP का पहला दूसरा तीसरा पद निकालना आसान था, लेकिन मैं अगर तुमसे यहीं पर यह बोल देता कि AP का 99वां पद निकालो तो भाई साहब तुम्हारी हालत खराब हो जाती इससे। लेकिन अब जो तुम्हारे पास ये सूत्र है इसकी सहायता से तुम AP का 99वां पद बड़े ही प्यार से निकाल सकते हो। AP का 99वां पद बड़े प्यार से निकाल सकते हो, कैसे, बस n की जगह पर 99 रख दो, a 99 निकल कर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हें AP का 84वां पद निकालना है तो n की जगह पर 84 रख दो, तो तुम्हारे पास AP का 84वां पद आ जाएगा। तो ये है तुम्हारे AP का nवा, AP का क्या है, तुम्हारे AP का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको, ठीक है। AP का nवा पद। अब इस पर ही आधारित सवाल हमें आज की क्लास में और करने हैं, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीधा अलग अलग तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको AP दे रखी है और आपको AP का 10वां पद निकालना, ठीक है। तो अगर आपने AP के सूत्र भी देखे तो आपको एक चीज अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए, क्या, कि भैया देखो AP के जितने भी सूत्र हैं उसमें दो ही चीजें आ रही हैं, क्या, A और D। तो अगर तुम्हारे पास किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका सार्वांतर निकल कर आ गया, यानी कि A और D का मान निकल कर आ गया, तो तुम समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल बड़े प्यार से हल कर सकते हो, कोई भी सवाल, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ रहा है AP का 10वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले AP का पहला पद कितना है, AP का पहला पद है 2, ठीक है। AP का सार्वांतर कितना होगा, A2 माइनस A1 कर लो, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5, ठीक है, सिंपल। अब AP का ये हमसे क्या पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, A10। अब तुम जानते हो AP का जो nवा पद होता है वो क्या है, AP के nवें पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 गुणा डी, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहां पर इसका 10वां पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n की जगह पर 10 रख दो, A10 A प्लस
10 माइनस 1 गुणा डी। तो ये आ गया आपके एपी का 10वां पद। बस अब यहां पर मान रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करके मान निकाल लो। देखो भाई ए 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए का मान कितना है भाई, ए है हमारे एपी का प्रथम पद यानी कि 2, 10 माइनस 1 हो गया 9 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 5। ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 कितना हो गया, एपी का 10वां पद निकल कर आ गया आपका 43। हाँ जी, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का। चलो भाई, सिंपल एज दैट। ये सबसे बेसिक सवाल है एपी का, कि आपको एक एपी दे दी गई और आपसे बोल रहा है उस एपी का कोई सा पद ज्ञात करो। ये सबसे बेसिक सवाल है। ठीक है, ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आने वाला सवाल है। ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आने वाला सवाल है। ठीक है, जहां पर आपको एपी दे दी गई है, ठीक है, और एपी में क्या दे दिया है आपको, एपी से उसका कोई सा पद पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 81, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई सा पद शून्य होगा। तो देखो, अब हमें इस बार क्या बोला है, इस बार हमें यह बोला है कि भैया देखो आपके पास एपी है और आपको पता है कि इस एपी में कोई पद है जो कि -81 है। ठीक है, अभी उसने क्या पूछा था, पिछले सवाल में उसने पूछा था कि भैया 10वां पद बताओ। यहां पर इसने बोल दिया कि इस एपी का कोई सा पद -81 है, वो कौन सा पद है ये पता लगाओ। अब इस बार कर दिया इसने उल्टा, क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, तो बात क्या है, हमें नहीं पता ये एपी का कौन सा पद है। ठीक है, हमें नहीं पता ये एपी का कौन सा पद है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम सीधा सीधा अपनी तरफ से मान लेंगे कि भाई साहब ये एपी का nवां पद है। माना, माना एपी का nवां पद, nवां पद बराबर है किसके, आपका ए एन के, जो कि बराबर है -1 के बराबर है भाई, -1। खत्म। ठीक है, अब यहां पर आपको एपी का प्रथम पद पता है, ए कितना है, एपी का प्रथम पद है 21। ठीक है, आपको एपी का सार्वंतर मिल जाएगा। इस बार A3 माइनस A2 कर लो, पिछली बार A2 माइनस A1 किया था। देखो तुम्हारा मर्जी है, तुम A2 माइनस A1 करना चाहते हो वो कर लो, तुम A3 माइनस A2 करना चाहते हो वो कर लो, तुम A4 माइनस A3 करना चाहते हो। वैसे यहां पर A4 है नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तो A3 माइनस A2 करो चाहे A2 माइनस A1 करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि समांतर श्रेणी में सार्वंतर हमेशा बराबर रहेगा, तो क्या ही दिक्कत है, दोनों में से कुछ भी कर लो। वो तो मैं तुम्हें बार बार अलग अलग तरीके से करके इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को पता रहे कि भैया किसी भी तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो A3 माइनस A2 15 माइनस 18 कितना होगा, 15 माइनस 18 हो गया -3। ये हो गया -3। अब आपके पास डी का मान है, एपी का nवां पद है आपका -81। एपी के nवें पद का सूत्र क्या होता है भाई, हम जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो अब अगर मुझे पता लगाना है ये एपी का कौन सा पद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस n का मान निकालना पड़ेगा। अगर मान लो n का मान 10 आता है तो ये एपी का 10वां पद है। ठीक है, ये n का मान क्या नहीं हो सकता, देखो n का मान आपका केवल और केवल एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, केवल और केवल एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, n का मान कभी दशमलव में, रूट में या माइनस में नहीं होगा। तुम एक लाइन में खड़े हो, ठीक है, सोच के देखो, तुम एक लाइन में खड़े हो, तुम्हारी लाइन में 10 बच्चे, क्या उस लाइन में कोई बच्चा 5.5वें स्थान पर खड़ा हो सकता है, नहीं ना, बात है। या तो 5वें स्थान पर खड़ा होगा या छठे स्थान पर खड़ा होगा, 5.5वें स्थान पर नहीं खड़ा होगा। समझ रहे हो, हमारी लाइन में 10 बच्चे हैं, तो कोई बच्चा -3 पे तो नहीं खड़ा होगा नंबर पे, या तो वो पहले नंबर पे खड़ा होगा या 10वें नंबर पे खड़ा होगा, है ना।
तो इसीलिए आपका श्रेणी में जो पद होते हैं वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक है, अगर n का मान कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा, अगर n का मान रूट में आया, अगर n का मान तुम्हारा दशमलव में आया, अगर n का मान नेगेटिव आया यानी कि माइनस का आया, तो इसका मतलब वो पद उस श्रेणी का भाग नहीं। की बात क्लियर है? ठीक है, तो आप देख लो भैया यहां पर n का मान क्या आएगा, निकाल लो। ये है -21 के बराबर, सॉरी -81 के बराबर। a का मान कितना है? a का मान है 21 प्लस n-1 गुणा d का मान कितना है भैया? d का मान है आपका -3 बराबर माइनस। ठीक है, 21 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ गया? -3 गुणा n-1 -81 के 1। ठीक है, तो -3 इधर भाग में जाएगा, अपने पास कितना आ गया? अपने पास आएगा n-1 बराबर -81 -21 कितना हो गया? एक और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 और 1 2, 8 और 2 10, तो माइनस के 102 बटे में कितना आ गया? ये 3 जो इधर गुणा में था ये भाग में चला जाएगा, बटे में आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और चौक 12, 3 तिया 9, 1 3 चौक, n-1 का मान आ गया 34, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया? 34 प्लस 1 35, यानी कि आपका माइनस के 81 आपका क्या था? आपका था कि माइनस के 81 एपी का nवा पद है। ठीक है, तो -81 एपी का कौन सा? n का मान आ गया 35, यानी कि एपी का 35वां पद है। सीधी बात, और ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, -81 एपी का 35वां। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि क्या 0 यानी कि शून्य इस एपी का कोई पद है, तो फिर सेम चीज करनी पड़ेगी। तुम क्या करोगे? शून्य को मानोगे एपी का nवा पद, अगर n का मान कोई प्राकृतिक संख्या आ गया तो मतलब यानी कि हाँ शून्य इस एपी का कोई पद है, और अगर n का मान मान लो रूट आता है, दशमलव में आता है या माइनस में आता है, तो तुम बोलोगे कि भैया नहीं है, एपी का पद नहीं है 0। तो चेक कर लेते हैं, वही करेंगे काम क्या कि माना 0 एपी का nवा पद है। तब आपका क्या हो जाएगा? आपका ए एन बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, यानी कि आपका a प्लस n-1 गुणा डी बराबर हो गया 0 के। a का मान कितना है? a का मान है 21 प्लस n-1 गुणा डी का मान है -3 पर 0। 21 इधर जाएगा, माइनस का हो गया, 0 -21 कितना हो गया? -21, तो -3 गुणा n-1 बराबर आ गया -21 के। -3 इधर भाग में चला जाएगा, तो आपके पास आ गया n-1 बराबर -21 बटे में -3, जिसे तुम भाग करोगे तो कितना आ गया? माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि ये बराबर आ गया 7 के। -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया? 7 और 1, तो यानी कि ये तुमसे पूछ रहा था n का मान आया 8। ये तुमसे पूछ रहा था कि क्या शून्य इस एपी का कोई सा पद है? जी हां, शून्य एपी का 8वां पद है। 8वां पद, खत्म किस्सा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? ये कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी क्लियर है सबको ये? अब देखो आगे कह रहा है 3 6 9 12 का 9वां पद होगा। 3 6 9 12 एपी दे रखी है, इसका 9वां पद पूछ रहा है, तो भैया कौन सा ऑप्शन है? तुम भी बताओ, मैं भी बताता हूं। देखो ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 3, डी का मान कितना हो जाएगा? a2 - a1, 12 - 9 कर लेते हैं। a4 - a3 कैसे किया है? वैसे तो मैंने 12 - 9 करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, जब सारी चीजें हमारे पास है, हमें चाहिए एपी का 9वां पद। a9 बराबर किसके होगा? a प्लस n-1, यानी कि 9 - 1 गुणा d के, तो a9 का मान हो जाएगा, a का मान है 3, 9 - 1 हो गया 8 गुणा d का मान है 3। ठीक है, तो 3 प्लस 8 या 24, ठीक है, 24 और 3 27,
तो एपी का नवा पद आ गया कितना, 27। एपी का नवा पद होगा 27। तो कौन सा विकल्प सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए 27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही भाग हो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सवाल देखो, 14 12 10 8 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो फिर वही चीज, कौन सा पद शून्य होगा, मान लो इसका एनवा पद शून्य है। ठीक है, एनवा पद शून्य है तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर हो गया 0 के, ए का मान है 14 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना होगा, 12 माइनस 14 करेंगे तो माइनस के 2 बराबर 0। 14 इधर भाग में जाएगा तो ए एन माइनस 1 माइनस 2 गुणा एन माइनस 1 बराबर होगा माइनस के 14 के। ठीक है, भाग कर दो इसे, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 बराबर 7 के, माइनस 1 इधर जाकर प्लस हो गया, n का मान हो जाएगा 7 और 1 8। तो यानी कि आपका 0 इस एपी का 8वां पद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 8वां पद, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताओ क्लियर है सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा और अच्छा सवाल देखेंगे भाई। देखो अब ये वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमसे कह रहा है एपी निर्धारित करो, जबकि एपी का तीसरा पद आपको दिया हुआ है 5 और एपी का 7वां पद आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं जहां पर आपसे एपी का प्रथम पद या एपी का सार्वंतर पूछेगा, या फिर वो आपसे एपी पूछेगा और उसमें आपको एपी के 2 पद दिए होंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी है, टफ नहीं है ये। ठीक है, आपको एपी का मान लो, क्योंकि अगर आपको एपी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एपी बनानी है तो उसके लिए एपी का प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो प्रथम पद मान लो ए और सार्वंतर डी, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। ठीक है, दोनों चीजें मान ली। अब मानने के बाद अपना तुम्हें जो 2 पद दिए हैं, एपी का तीसरा पद दिया हुआ है A3 कितना 5। ठीक है, अब और एपी का 7वां पद दिया हुआ है, तो आपको ये जो 2 पद दिए हुए हैं आप क्या करोगे, इन दोनों पदों से 2 समीकरणें तैयार करोगे ए और डी में, और फिर उन दोनों समीकरणों को क्या करोगे, वो आपका बन जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ए और डी के रूप में। और फिर उन दोनों समीकरणों को आप क्या करोगे, आपस में हल करके ए और डी का मान निकालोगे। जैसे ही ए और डी का मान मिल गया तो उसके बाद आपको आपका प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया, अब आप सारणी आराम से बना सकते हो। तो देखो भाई A3 क्या हो जाएगा, A3 का मान होगा a प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी बराबर 5 के, यानी कि a प्लस 2d बराबर आ गया 5। समीकरण नंबर 1। ऐसे ही एक समीकरण A7 से बन जाएगी। A7 क्या होगा, a प्लस an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, तो A7 हो गया a प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी, तो a प्लस 6d बराबर 9 के। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरणें तैयार हो गई ए और डी के रूप में। इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करो और हल करके क्या करो, हल करके यहां से अपना ए और डी का मान निकाल लो। तो देखो दोनों समीकरणों में ए के जो गुणांक है वो बराबर है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, यानी कि इसे विलोपन विधि से आराम से हल किया जा सकता है। तो मैं विलोपन विधि से हल करूंगा, विलोपन बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, जब बता ही दिया है। विलोपन विधि से हल करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा अपना a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। ठीक है, दोनों को आपस में घटाएंगे, घटाने के बाद अपने पास कितना आएगा, देखो भाई ये हो जाएगा, दोनों को घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है, a माइनस a 0, 2d माइनस 6d माइनस के 4d बराबर 5 माइनस 9 माइनस के 4। ठीक है, -4 इधर भाग में चला जाएगा तो डी का मान कितना निकल कर आ गया, डी बराबर आ गया हमारा -4 बटे -4
तो आपके पास डी का मान फाइनली निकल कर आ जाएगा कितना, डी बराबर आ गया आपका 1 के। डी का मान 1 आ गया, इस मान को उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में क्या है भाई? समीकरण 1, समीकरण 1 है कि a प्लस 2d, 2d का मान है 1 बराबर है 5 के, a प्लस 2d बराबर है 5 के। ठीक है, तो आपके पास आ गया a प्लस 2, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। तो AP का प्रथम पद है 3 और सार्वंतर है d। हाँ जी, तो AP कितनी हो जाएगी? AP हो जाएगी आपकी, प्रथम पद है 3 और उसके बाद हर अगला पद निकालने के लिए पिछले वाले में 1 जोड़ दो। में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। इस तरीके से हमारी कहानी चलती रहेगी बस। ठीक है, और ये हो गया हमारे स्कूल का। ठीक है, तो अब जब भी आपके पास एक ऐसा सवाल आएगा एपी के nवें पद का, जहां पर आपको एपी का प्रथम पद दे रखा हो, ठीक है, जहां पर आपको एपी का प्रथम पद दे रखा हो, मतलब एपी का आपको प्रथम पद और सार्वंतर ना दे रखा हो, आपको एपी के कोई भी 2 पद दे रखे हो, ठीक है, कोई भी 2 पद दे रखे हो और आपको उन्हें हल करके क्या निकालना हो, वहां से अगर आपको क्या निकालना है भैया, एपी निकालनी है या एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो 2 पद दिए हुए हैं उनसे समीकरण तैयार करेंगे, समीकरणों को आपस में हल करके एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे और फिर अपना क्या करेंगे भैया, अपना आगे का काम करेंगे, यानी कि एपी को तैयार करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कि अंत से एपी दे रखी है तुम्हें और एपी में तुमसे पूछ रहा है कि अंत से, ठीक है, अंत से प्रथम के पद की ओर, मतलब कि अगर अंत से ये एपी है, ये अंत है, एपी का एंड है, यहां से पहले पद की तरफ जाते हुए हमें क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है। यार देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है? पहला बहुत कॉमन तरीका, भैया अपना ये पता कर लो कि तुम्हारा एपी का अंतिम पद कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद ये चेक कर लो कि वहां से एपी के अंतिम पद से एपी का पहला पद कौन सा पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एपी का अंतिम पद मान लो आपका nवां पद है माइनस के 62, ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी रखेंगे बराबर माइनस 62 के। ठीक है, तो ए का मान हो गया 10, 10 एन माइनस 1 गुणा डी का मान हो गया कितना? 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया कितना? 7 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया माइनस के 3 बराबर माइनस 62 के। ठीक है, 10 इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस 62 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका? माइनस के 72। माइनस 3 इधर भाग में जाएगा या फिर डायरेक्टली काट देते हैं हम यहां पर इसे, तो कितना होगा? माइनस से माइनस कट गया, 3 अपने पास आएगा n माइनस 1 बराबर 3 दूनी 6 और 1 बचा तो 3 छिक्के 12। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से क्या आएगा? 24 आ गया, माइनस 1 इधर जाकर प्लस हो गया तो n का मान आ गया 25, यानी कि 62 जो है वो एपी का nवां पद है, यानी कि 25वां पद है। अब 25वें पद से 11वां पद कौन सा पद बैठेगा स्टार्टिंग से, बस वो चेक कर लो। तो देखो आखिरी पद है 25वां, उसके बाद तुम्हारा 24वां, उसके बाद ये तुम्हें सब रफ में करना है, 23वां, 22वां, 21वां, ठीक है, 20वां, 19वां, 18, 17, 16। ठीक है, हमें अंत से 11वां पद देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंत से 11वां पद बैठेगा तुम्हारा स्टार्टिंग से 15वां। ठीक है, अंत से 11वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ जी, अंत से 11वां पद आपका स्टार्टिंग से 15वां पद होगा। अंत से 11वां पद क्या होगा? आपके स्टार्टिंग से 15वें पद के बराबर, यानी कि आपका a प्लस 15 माइनस 1 गुणा डी। तो a का मान कितना है? a का मान है आपका 10 प्लस 14 गुणा डी का मान है माइनस के 3, ये हो गया 10 और कितना आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा हमारा? एक सेकेंड,
माइनस के 42, ठीक है। तो 10 माइनस 42 कितना हो गया, माइनस के 32, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा अंत से 11वां पद आ गया हमारा माइनस के, ठीक है। अब देखो इस सवाल को हल करने का एक और तरीका, ठीक है, और वो छोटा तरीका है। कैसे? आपको श्रेणी दी हुई है 10, 7, माइनस के 62, ठीक है। आप इस श्रेणी को जब आपको अंत से 11वां पद निकालना है तो आप अंत से ही श्रेणी को लेकर शुरू करो, ठीक है। अब आपका देखो डी का मान क्या होगा, डी होगा यहां पर आपका 7 में से 10 गया तो यानी, तो ये जो डी है ये है स्टार्टिंग से, आपको चाहिए एंड से। तो जो एंड से डी होगा उसे मैं बोल देता हूं, एंड से जो सार्वंतर होगा उसे मैं बोल देता हूं डी डैश, और वो स्टार्टिंग वाले सार्वंतर का नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस डी होगा, ठीक है। तो माइनस डी कितना हो गया, माइनस माइनस के 3, जिसका मतलब ये हो गया प्लस के, ठीक है। ए डैश यानी कि अब अंत से जो आखिरी पद जो है, जो आखिरी पद है वो आपका हो गया पहला पद। अब मैं एपी को इधर से गिनना शुरू कर रहा हूं, ये हो गया माइनस 62, ठीक है। आपको 11वां पद निकालना है, ए डैश बोल देता हूं मैं, ए डैश 11, अंत से 11वां पद ए डैश 11, कितना हो जाएगा, ए डैश प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी का मान है कितना, डी का मान है 3, ये हो गया माइनस 62, 11 माइनस 1 हो गया 10 गुणा 3, तो माइनस 62 प्लस 30, और माइनस 62 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस के 32। तो दोनों में से कौन सा मेथड इजी है, ऑब्वियसली ये वाला। 4 लाइन में सवाल खत्म हो गया, यहां पर हमने अपनी पूरी की पूरी माथा पच्ची लगा दी 2 पेजों की, है ना। तो कौन सा तरीका आसान है, ये वाला, और आंसर दोनों से सेम आना है, ठीक है। तो भाई देखो एपी के आज की क्लास का जो था ये था टॉपिक आपका एपी का एनवा पद और एपी के एन पदों का योगफल जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन, क्योंकि 2 पार्ट में समरी होने वाली है पूरे लेक्चर की, तुम लोग जानते हो पूरे चैप्टर की। तो आज की क्लास में हमने एपी क्या होती है बेसिक पूरा कवर कर लिया, और एपी का एनवा पद यानी कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है ये पूरा का पूरा कवर कर लिया, उस पर बेसिक क्वेश्चन देख लिए। अब तुम लोग जाकर मास्टर 30 का जो लेक्चर है समांतर श्रेणी का वो देख सकते हो, और वहां से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, ठीक है। वहां पर 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो जाओ देखो प्रैक्टिस करो। आज की जो क्लास है वो मेरी तरफ से समांतर श्रेणी का जो पहला लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है, ठीक है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के बारे में बात करेंगे, और वहां पर फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो वहां पर मिलता हूं मैं तुमसे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।